92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी IAS दिनेश सिंह। शाम 5 बजे नाटक मंडली के प्रेक्षागृह के बाहर नरेश जी नाटक के पोस्टर का मुंह ताकते खड़े थे। उनके लिए नाटक, फिल्म और सर्कस में कोई खास अंतर नहीं था। फिल्म की मारामारी की कल्पना लिए मासूम नरेश जी जल्दी आ गए थे। इसके कारण उनको नाटक से पहले का नाटक भी देखने को मिल गया था। बड़े विराट टाइप के स्त्री पुरुष ऑडिटोरियम की लॉबी में चहलकदमी करते हुए दिखे, जिनके पैर अन्य छुटपुट श्रद्धालुओं द्वारा छुए जा रहे थे। इस बात का इंप्रेशन छोटू के पा पे बढ़िया पड़ गया। फिर सामान्य रूपरेखा की कई महिलाएं दिखीं जो भव्य श्रृंगार के साथ बनावटी मुस्कान बिखेर रही थीं। आसपास एक अलग ही दुनिया थी। कोई भी मशहूर या परिचित तक नहीं था, फिर भी सबके चेहरे पे मशहूर सीरियल महाभारत के कृष्ण जैसी आभा थी। नरेश जी को अपने जल्द आ जाने पे अफसोस हुआ। उन्होंने सोचा कि चलो छोटू को दिखाया जाए। पूछताछ करके ग्रीन रूम की ओर बढ़े कि एक परिचित सरना जी मिल गए जो उनके दफ्तर के संगी थे। सरना जी नरेश जी को सीधे ग्रीन रूम ले आए। नरेश जी को थोड़ी राहत मिली, वरना इस गंधर्व सम्मेलन में वो अपने जैसे अकेले थे। अंदर पहुंच के कई सारे अभिनेताओं के साथ उन्होंने अपने पुत्र को भी सजते हुए देखा। यहां उनका दिल धक करके रह गया। गुलाबी अंगरखे में छोटू लाली पाउडर पोत रहा था और जैसे ही उसको एक वयोवृद्ध महिला लिपस्टिक लगाने लगी, ये देखते ही नरेश जी ने उसको ऊंची आवाज में पुकारा, छोटू। मैं छोटू यानी दिनेश सिंह के साथ सभी के हाथ रुक गए और नजरें नरेश जी की ओर घूम गईं। अपने पिताजी को ग्रीन रूम में देखने की छोटू ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके हाथों में झूलता सुनहरे गोटे वाला कमरबंद बिना आवाज किए गिर गया। सामने अपने पा को तमतमाता देख के आधी पुती हुई लिपस्टिक में छोटू बस जड़ ही रह गया। नरेश, अम्मा चिल्ला क्यों रहो यार? सरना जी की आवाज के लेवल से नरेश जी को महसूस हुआ कि यहां बहुत से लोग हैं और अब वो सब उन्हीं को देख रहे हैं। अब की खुसफुसाए नरेश जी, ये क्या लीपापोती चल रही औरतों की तरह? अरे यार, मेकअप हो रहा है, लड़के का लिंग परिवर्तन नहीं हुआ है, रहोगे गंवार के गंवार ही। माहौल सामान्य हो गया, लेकिन नरेश जी अपने लड़के को विदूषक बना देख के बेइज्जती महसूस करने लगे थे। सरना जी उनको समझा बुझा के दर्शक दीर्घा में ले गए। नाटक शुरू हुआ। छोटू का किरदार विदूषक यानी कॉमेडियन का था। वो नाचता गाता हुआ स्टेज पे आया और लोग उसको देख के हंसने लगे। सरना जी और नरेश जी के बगल में कोई बड़ी सफेद दाढ़ी वाला विद्वान टाइप का आदमी बैठा था। वो नाटक की आलोचना रह रह के किए जा रहा था। दाढ़ी वाले विद्वान आलोचक की बंदूक दिनेश सिंह पे तन गई। मूर्ख लड़का, अभी तक 3 नाटक कर चुका है पर अभी भी भांडों की तरह उछलता है। एक्टर है कि मदारी का बंदर? उसका यह कहना था कि नरेश जी उठे और नाटक छोड़ के सीधे अपने घर की ओर रवाना हो गए। ठान चुके थे कि अब की तो इस पार या उस पार। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी IAS दिनेश सिंह। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि छोटू यानी दिनेश सिंह के पा उसका नाटक देखने आए हैं। उनको यह पसंद नहीं आता कि उनका लड़का विदूषक या कॉमेडियन बना स्टेज पे नाच रहा है। तभी दर्शकों में उनके बगल में बैठा एक आदमी दिनेश पे तंज कस देता है, जिसको सुन के आग बबूला हो के उसके पिता नरेश जी घर चले जाते हैं। अब आगे। अच्छा भला CA की तैयारी कर रहा था, न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में नाटक नौटंकी का चस्का लग गया इसको। हम गए थे इनका नाटक देखने, वहां लोग कहे जा रहे थे कि क्या मदारी के बंदर जैसा एक्टिंग करता है। और देखो उटपटांग का पिक्चर, ये कपूत तोहरी मेहरबानी है। और जो घर पे पगला पगला के CD लाई जाती है वो भी हमारे करम है। खून तो आपका ही है ना, ये सब वही CDPD का निचोड़ है। लंबे चौड़े जब्बर जवान छोटू के माँ बाप की लड़ाई का आज यही मुद्दा है।
छोटू यानी दिनेश सिंह, सुपुत्र नरेश सिंह, सेल्स टैक्स के कर्मचारी। पैसों से इनका रिश्ता एकदम घर जैसा है। पैसा इनके यहाँ आता है, बहुत दिन तक रहता है, अपनी मर्जी से जाता भले ही है, लेकिन उसका नरेश जी के प्रति प्रेम उसको जल्द ही वापस घर बुला लेता है। दिनेश सिंह की सबसे बड़ी बहन का ब्याह बड़े ही धूमधाम से किया है छोटू के पिताजी ने, और छोटू के बड़े भाई साहब एक अच्छी कंपनी में इंजीनियर हैं। सब इस पैसे से नरेश जी के अथाह प्रेम की बदौलत। छोटू में वो इस पैसे से प्रेम वाली परंपरा को आगे बढ़ते हुए देखते थे, लेकिन जब से इसको ये कलाकार बनने का भूत सवार हुआ है, उनके सपने उनको मटियामेट लगने लगे हैं। जा रहे हैं अप्पा। नहा धो के अपनी साइकिल पहुंच के अपने मोटे कूल्हे उस पर चढ़ाते हुए छोटू ने पिताजी से कहा, हाँ हाँ, आराम का खाओ, चकाचक नहाओ और बन के जाओ। जाते तो ऐसे हो जैसे ऑस्करी लेके आओगे बेटा। स्वदेशी आदमी है, स्वदेशी में ही खुश रहेंगे पा। फिल्म फेयर इज द बेस्ट। अरे तुम आते हैं चरण स्पर्श। बड़ी अटपटी सी स्टाइल में दांतों तले जीप फंसा के साइकिल पे सवार छोटू ने वहीं से अपना दायां हाथ नरेश जी के चरणों की ओर बढ़ाया और अपने माथे वापस लेके बिना एक पल रुके साए से निकल गया। माता जी को सहज ही उसके इस नटखटपन पे हंसी आ गई। क्या दांत फाड़े खड़ी हो, जाओ रसोई में लगो अपनी। पत्नी को फटकार लेने के बाद नरेश जी भुनभुना के रह गए बस। छोटू की यह दिनचर्या आम थी। उसके रंगकर्मी यानी थिएटर के साथी जो उससे अधिक अनुभवी और गुणवान थे, उनकी भी लगभग यही थी। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, आपस में बतिया के बेशरम हो गए थे। रही सही कसर इनके गुरुजन किस्से सुना के पूरी कर देते। मंडली में नाटक करने वालों को कभी कभार आने वाली फिल्मों की शूटिंग में भी बुला लिया जाता। इससे छोटू का जेब खर्च भी निकल जाता था। मस्तराम छोटू इतने पास से बड़े बड़े सितारों को देख के आधे प्रसन्न वैसे ही रहते, उस पे पैसा भी मिलता ये जान के तो फूल के कुप्पा हो जाते। बड़े पर्दे और स्टेज का जादू अब छोटू पे भी चल चुका था। उसको अब अभिनय की लत लग चुकी थी। छोटू अब एक लतखोर रंगकर्मी हो गया था। अपने आदर्श अभिनेताओं की तरह अब वो भी अपने एक्टिंग में अपने जौहर दुनिया को दिखाने के सपने संजो चुका था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी आईएएस दिनेश सिंह। आज की कहानी में अब तक आपने सुना पैसा प्रेमी नरेश सिंह का रंगकर्मी लड़का अपने पास से डांट खाता है क्योंकि नरेश जी को उसका थिएटर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर से जब वो उसका नाटक देखने गए तो उनके लड़के पे किसी ने तंज भी कस दिया, लेकिन छोटू बेशर्म था, डांट का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब आगे। नरेश जी के लिए बेटे का सीए की पढ़ाई छोड़ के रंगकर्म यानी थिएटर को चुनना किसी झटके से कम तो नहीं था। पैसा प्रेमी नरेश जी को इसमें छोटू का कोई भविष्य नजर नहीं आता था। फिर भी अपने लड़के को जी जान से भिड़ा हुआ देख के नरेश जी छोटू का एक नाटक देखने चले ही गए, लेकिन वहां उनको एक ऐसी बात सुनने को मिल गई जिसकी वजह से छोटू की माताजी को यूं ही सुनना पड़ गया था, क्योंकि छोटू तो अब रंगकर्मी हो गए थे। छोटू को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बेशर्मी का उसके परिवार पर क्या असर हो रहा था। नरेश जी की उसके थिएटर के प्रेम के प्रति चिढ़ उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। जब वो छोटू को कुछ न कर पाते तो वो अन्य रिश्तेदारों को पकड़ के रोना रोते। सभी उनको इस मुश्किल की घड़ी में धैर्य से काम लेने की सलाह दे जाते। नरेश जी अब लगभग पूरे खानदान से धैर्य बटोर चुके थे। इसका इस्तेमाल भी लगातार होता जा रहा था, लेकिन धैर्य के साथ एक बड़ी मजेदार समस्या होती है कि उसकी सीमा यानी धैर्य की सीमा बड़ी छोटी है। गांव से नरेश जी के बुलावे पे छोटू के चाचा यानी उनके सगे छोटे भाई साहब का आगमन हुआ। खाटी किसान थे। नरेश जी की सरकारी नौकरी पे उनसे ज्यादा इतराते थे। कहते हैं ना कि चाय से ज्यादा केतली गरम। पर छोटू भी उन्हीं का भतीजा था। सुबह सुबह नहा धो के अपने नित्य रियाज के लिए छोटू अपनी मंडली जा रहा था। चाचा ने मौका पाया क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसके बाद छोटू सीधे रात में पधारेंगे। आते हैं अप्पा, प्रणाम। ए छोटू, तो नहीं सुनो जरा। हाँ, क्या हुआ चाचा? अरे बैठो थोड़ी देर, 2 मिनट बतिया तो लो, कितना टाइम बाद तुमको देख रहे हैं। छोटू चाचा के इस तर्क को टाल न पाया। अपने कूल्हों को साइकिल से उतार के कुर्सी पर जमाया। हाँ जल्दी बोलिए, देर हो रहा है हमको। अरे भाग तरीके, बड़का स्टार हो गए हो, क्या कर रहे हो जिंदगी के साथ बेटा? नरेश जी दरवाजे की ओर से संवाद सुन रहे थे।
अपने भाई को पंप मार के छोटू की खैर खबर लेने का ये उन्हीं का षड्यंत्र था। अरे महादेव, यक्ष प्रश्न बना दिए हैं सब इसे, छोटू ने कहा। अच्छा वो सब हमको मत सिखाओ, तुम बड़का पोथी ज्ञान है, ये सब का पगलाई कर रहे हो, गांव में नाम खराब कर डालोगे भैया। अभी किसी को पता नहीं तुम्हार नचैयापना। हम करें कि नौकरी नहीं करनी तो खेती करो बेटा, भारत कृषि प्रधान देश है, नचैया प्रधान नहीं है। और समझ लो कि जिसने खेती कर लिया ना, उसने जग में सब कुछ कर लिया। कहा समझे? अच्छा आप भी खेती कर रहे हैं ना चचा? फिर ताव से लुंगी सवार चचा बोल के सोफे पे चम गए। वेरी गुड, कीप इट अप, कह के छोटू साइकिल लेके फुर्र से निकल गया। चाचा को यह समझ में तो नहीं आया कि वो कह के क्या गया, लेकिन यह समझ में आ गया कि जवाब करारा था। वो नरेश जी का खुला मुंह ताकने लगे। मारे क्रोध के बेबस नरेश जी जबड़े भींच के रह गए। सब कुछ कर सकने वाला नरेश जी का किसान भाई उनको सुना के लौट गया। धैर्य का घड़ा भर चुका था, अब बस एक हल्के से धक्के की जरूरत थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी आईएएस दिनेश सिंह। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, अपने थिएटर में जी जान से भिड़े छोटू के पा यानी नरेश जी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि छोटू पढ़ लिख के कुछ पैसा कमाए, लेकिन कई बार डांटने पे भी छोटू पे कोई असर नहीं हुआ। गांव से आए उसके चाचा भी उसको डपटते हैं, लेकिन उनको भी वो ठेंगा दिखा देता है। अब आगे। छोटू के घर के ठीक सामने उसके स्कूल का एक सखा रहता था। किस्मत कहें या बदकिस्मती, उसका नाम भी दिनेश सिंह ही था। ये दोनों बचपन में बड़े ही मेधावी छात्र हुआ करते थे। वो प्रथम और छोटू द्वितीय स्थान पे कई सालों तक झंडा गाड़े हुए थे। नरेश जी को भी इन दोनों के साथ में रहने पर प्रसन्नता ही रहती। दोस्ती में हल्कापन तब आया जब छोटू को स्कूल के एनुअल फंक्शन के नाटक में उतारा गया। छोटू में टैलेंट की हवा वहीं मिली, बस तभी से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। वो पढ़ाई में ही बढ़ा और छोटू थिएटर में। नरेश जी की नजरों से भी ये बात छिपी नहीं थी। पड़ोस का दिनेश सिंह आईएएस की तैयारी कर रहा था और ये बात नरेश जी की आंखों में गड़े जा रही थी। छोटू की मुलाकातें आते जाते पड़ोसी दिनेश सिंह से होती रहती। दोनों एक दूसरे की खैर खबर लेते और शुभकामनाएं देके अपने अपने काम में लग जाते। दोनों ही एक दूसरे का सम्मान भी करते थे। छोटू आज अपनी छत पे धूप से विटामिन डी चूस रहा था। आराम से खड़ा सड़क के हसीन लोगों के नज़ारे ले रहा था कि कोई दो सज्जन धूम धड़ाम करती अपनी मोटरसाइकिल से उसके घर के बोर्ड को पढ़ते हुए दिखे। कहिए, कौन चाहिए? ये दिनेश सिंह जी का घर यही है? हाँ यही है। आप? हम सिटी टीवी से आए हैं भैया, इंटरव्यू लेना है उनका। दिनेश सिंह यानी छोटू की बाँछें खिल गईं। अरे आइए आइए, अंदर आइए भैया, वो कुंडी मत देखिए, खराब है, धक्का मार के आ जाइए। दोनों अब घर के अंदर थे। दिनेश इतना खुश था कि झट से अपनी माँ को चाय का ऑर्डर दिया। माँ को जिज्ञासा हुई, कौन है छोटू? हमारा इंटरव्यू लेने आया अम्मा। तू कौन बड़का पार्षद हो गए जो तोरा लेंगे? माँ ने कहा, जितना चिरकुट हमें समझे आप लोग ना, उतना हम है नहीं। देख लो हमारा एक्टिंग देख क्या है, कल का नाटक बड़ी बवाल रहा। जाओ चाय लाओ फट से। रसोई से जब दिनेश अपने दीवाने आम में आया तो पाया कि कैमरा स्टैंड पे लग के तैयार खड़ा है। दिनेश के बदन में झुरझुरी सी होने लगी। सोफे पे ताव से बैठा। हाँ बोलिए, तब तक चाय आ रहा है। हाँ सर, तो ये जो पूरे यूपी रीजन में आपने आईएएस प्री टॉप करके प्रदेश और शहर का नाम ऊंचा किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सवाल सुना और छोटू पानी के छेद हो चुके गुब्बारे की तरह पिचक के बहने लगा। पूरा मन खराब हो गया। थोड़ी देर तो बस रिपोर्टर को देख रहा था, फिर अपनी अंदर की भावना को काबू करके बोला, अम्मा चाय एक के कर दो, खाली हमारे लिए। फिर रिपोर्टर से, ऐसा भैया वो जो दिनेश सिंह है वो सामने वाले घर में रहता है, अभी घर में ही है, आप चले आइए। मुंह आती चाय के लौटने पर दोनों का मन तो कर रहा था कुछ सुनाने का, लेकिन बिना एक शब्द निकाले नमस्ते कह के बाहर चले गए। सदमा खाया छोटू अकेला नहीं था। इस बात से उसकी अम्मा भी जल कुड़ गई थी। एक तो झट से 3 कप चाय भी बन गई थी, जिसमें से एक फेंकनी पड़ी और एक इस बेशरम ढीठ के हलक में उड़ेलनी पड़ी। रात का सीन क्लासिक था। गुस्साए शहंशाह की तरह नरेश जी दीवाने आम के तख्त पे घुटना खुजा रहे थे।
बगल में मल्लिका हिंदुस्तान जैसी बीवी पल्लू किए और सामने शेखू। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी आईएएस दिनेश सिंह। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, थिएटर करने वाले छोटू के घर के सामने एक और दिनेश सिंह रहता है जो आईएएस टॉप कर चुका है। एक ही नाम के धोखे में किसी चैनल से आए लोग छोटू यानी दिनेश सिंह के घर आ जाते हैं। छोटू के साथ उसकी माँ भी उत्साहित हो जाती हैं। छोटू को लगता है कि उसका नाटक सफल हुआ है, इसीलिए ये लोग आए हैं। लेकिन जब उसको सच पता चलता है तो वो उनको घर से भगा देता है। अब आगे। फोकट का खा खा के खाली मुटा गए हैं, पर शर्म का चर्बी चढ़ता नहीं ना। आईएएस का भौकाल मालूम है बेटा। अरे आप हमारा भौकाल देखिएगा खाली। इन न्यूज वाले कौन चीज है? भीड़ लगेगा पा घर के बाहर। शहर के अधिकारी का नाम कितना लोग जानते होंगे, पर किसी बच्चे को पकड़ के कौनो हीरो का नाम पूछ लीजिए आप। हम बता रहे हैं पा, आप बस खाली देखिए। ऐसा आईएएस बनेंगे कि पूरा कृषि प्रधान देश नाम जपेगा हमारा। चुप। छोटू का तंज कसना आग में घी का काम कर गया। फिर तो छोटू ने ऐसी ऐसी बातें सुनी कि उसका दिल पानी से भरा स्पंज हो गया। स्पंज ने निचुड़ के आंखों के रास्ते धारा बहा दी। अगली सुबह छोटू को बुखार हो गया जो गंभीर रूप धर के 1 महीना खिंच गया। डॉक्टर की तो चांदी थी। दवा पे दवा चढ़ाते गए और आश्वासन देते गए कि ठीक हो जाएगा। ज्यादा बाहर का खा के इम्यून सिस्टम बिगड़ गया है। घर वाले अच्छी तरह समझ रहे थे कि क्या बिगड़ा है, लेकिन नरेश जी नरम रवैया अपनाने पे राजी नहीं थे। ढील बस इतनी दी थी कि बीमारी के दौरान उससे कुछ कहते नहीं थे। छोटू का थिएटर अब ठंडे बस्ते में था। मंडली उसकी ना सुन सुन के थक चुकी थी, इसलिए कोई नए बुलावे नहीं भेजती थी। पलंग पे पड़े पड़े छोटू अपने पा को कोस रहा था। कभी कभी कलाकार यारों से फोन करके गम गलत कर लिया करता था। महीने भर बाद धीरे धीरे उसकी सुधरती हालत से वो घूमने टहलने लायक हो गया। माँ बाप को उम्मीद थी कि अब शायद बदलाव आ जाए, पर छोटू तो बेशर्म रंगकर्मी था। वो नए सत्र की शुरुआत बजरंगबली के दर्शन के बाद ही करना चाहता था। संकट मोचन के दर्शन करके जब वो पलटा तो पाया कि उसका पड़ोसी, उसका हमनाम दिनेश सिंह भी वहीं मौजूद है। छोटू उसको अनदेखा करके अपने घर की ओर बढ़ने लगा कि एक दूसरे मित्र ने रास्ता रोक लिया। कहा हो, बड़े दिनों बाद? हटो यार, दिमाग न चाटो, तबीयत ठीक नहीं है। अरे वो जो दिनेशवा 2 है ना, दूसरी बार भी आईएएस निकाल लिया है। कहा खाता है यार। छोटू का ये सुनते खून खौल गया। अपने चिपकू दोस्त को छोड़ के सीधे 2 बार आईएएस दिनेश की ओर पलटा और उसके सामने जा खड़ा हुआ। आईएएस ने आदतन अभिनंदन किया। और गुरु, कैसा चल रहा है रंगमंच तुम्हारा? गजब बदतमीजी कर दी हो यार। अरे एक बार टॉप करके मजा नहीं मिला तुमको, दूसरी बार का है? अरे तो तुम काहे गुस्सा हो रहे हो? हमको खाली बताओ जो पूछे हम। यार हमको कलेक्टर नहीं बनना है ना, हमको चाहिए एम्बेसी। नंबर थोड़ा कम पड़ गया तो दूसरी बार और मेहनत करके निकाल लिए। अरे क्या पगले किया हो भैया, तोरे चक्कर में जिंदगी हमारी नरक हो गई है। हमेशा मस्ती के मूड में रहने वाला छोटू बस रो दिया। अपने माता पिता की ज्यादती की कहानी उसने वहीं अपने हमनाम दिनेश सिंह को सुना डाली। दिनेश सिंह के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। छोटू भी जानता था कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। वो तो बस मन हल्का करना चाहता था। दोनों पास की लस्सी की दुकान पर बैठे और गम लस्सी के साथ पी गए। टेंशन मत लो यार, बजरंगबली देख रहे हैं सब। आईएएस दिनेश का यह कहना था कि छोटू का मोबाइल टुनटुनाया। कान पे लगाने के तुरंत बाद ही छोटू मानो मोम का पुतला हो गया। उसे थोड़ी देर जड़ बना देख के दिनेश ने उसको हिलाया। हिलते ही उसने साइकिल का पैडल घुमाया और दिनेश से विदा ले ली। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी आईएएस दिनेश सिंह। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, थिएटर यानी रंग कर्म करने वाला दिनेश सिंह अपने पा नरेश सिंह से लगातार डांट खाता है क्योंकि वो उसको पढ़ाई करके एक पैसे वाला अफसर बनते देखना चाहते हैं। वहीं पड़ोस में एक हमनाम लड़का यानी दूसरा दिनेश सिंह आईएएस टॉप कर जाता है। चचा के समझाने पर छोटू यानी दिनेश सिंह उन पे व्यंग कर देता है, जिससे उसके पा नाराज होकर उसको इतना डांटते हैं कि उसको 1 महीना बुखार हो जाता है। ठीक होने पे उसको पता चलता है कि पड़ोसी हमनाम दिनेश सिंह दोबारा आईएएस में टॉप कर गया है।
इन्हीं बातों के दौरान उसको फोन पे कोई खबर मिलती है। अब आगे। छोटू बेतहाशा साइकिल दौड़ाता हुआ भीड़ भरे रास्ते के ढेर सारे फूहड़ रिक्शा वालों के अगल बगल से निकलता हुआ सीधे घर के दरवाजे के बाहर जाके रुका। साइकिल को अंदर लेके बिना स्टैंड पे लगाए वहीं पटक के घर में जा घुसा। अम्मा टीवी खोलो फटाफट, पा कहां है? कहा हुआ? भीतर से नरेश जी लुंगी पहने पधारे। रिमोटवा कहां धर दिए? वो कुर्सी पे पड़ा तो है, पर हुआ क्या? छोटू ने झट से टीवी चालू किया, एक दो चैनल बदले और किसी एक पे आके इंतजार करने लगा। नरेश जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी अम्मा भी उसके इस व्यवहार को चकित सी खड़ी देखने लगी। तभी छोटू उछल पड़ा। जय बाबा बजरंगबली, ये देखिए पा, अम्मा देखो। दोनों गौर से देखने लगे। किसी फिल्म का प्रोमो चला जिसमें कुछ जाने माने कलाकारों के साथ 2-3 बार दिनेश का चेहरा भी झलक गया। न सिर्फ चेहरा बल्कि पूरे संवाद के साथ बोलता दिनेश सिंह, वो जो अब टीवी के बगल में चौड़ा होता जा रहा था। प्रोमो खत्म हुआ और नरेश जी हाँ बढ़िया है कह के अपने कमरे में लौट गए। छोटू उनकी ये अदा जानता था। इसका मतलब यह था कि पिताजी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। छोटू ने अम्मा की ओर देखा और उन्हें भी हंसता हुआ पाया। अगली सुबह नरेश जी फोन पे बड़ी ऊंची आवाज में बतिया रहे थे। अरे कुछ तो आएगा ना बाप का। अरे हम कहते हैं कुछ करो पर काम करो टाप का हमेशा। हाँ हाँ बुलाते हैं। अरे छोटू, ये लो चाचा बुला रहे हैं। छोटू ने आंखें मलते हुए फोन हाथ में लिया। हाँ जा बोलिए। फोन से, अरे गजब कर दिए छोटुआ, तुम्हारा वीडियो यहाँ गांव में 5-5 रुपया में खरीद रहे हैं लोग। हम कहे हमारा भतीजा है तब भी हमको 5 रुपया देना पड़ा। मोबाइल में डाल लिया रज्जा। अरे बड़ा मजेदार है यार, स्टार हो गए तुम। सही में, अब आते ना गांव तभी देखेंगे चचा। वाह बेटा, भिगो के मार रहे हो। अरे नाम रोशन कर दिए हो। लगे रहो, बहुत सही जा रहे हो। बड़का भैया को तो हम कहें कि लड़का हीरा है। बढ़िया से काम करो बस। आओ बताओ फिल्म कब आ रही है? आ जाएगी 10-12 दिन में चचा। देखने जाएंगे का? और नहीं जाएंगे, परसों बनारस आते हैं, फिर साथ में चलेंगे, कहा समझे? दुआ सलाम हुआ, फिर बात खत्म हो गई। कहने को तो छोटी सी बात ही है, लेकिन छोटू के घर वालों के लिए इतना भी काफी था उम्मीदें बांधने के लिए। घर का लड़का 4 गांव में, मोहल्ले में, शहर में, नरेश जी के दफ्तर में मशहूर हो चला था। और क्या चाहिए? नरेश जी को अब छोटू में परंपरा का चलन फिर दिखने लगा था। छोटू अब धड़ल्ले से नाटक किया करता था। घर आता तो अम्मा बड़े प्रेम से चाय पिलाती। कुछ दिन बाद चचा सपरिवार घर पे तशरीफ ले आए। सबका एक साथ फिल्म देखने का प्लान था, जिसकी सीडी नरेश जी फिल्म के रिलीज होते ही ले आए थे। ये जानते थे कि गैर कानूनी है, लेकिन हर आदमी पे 200 कौन खर्चा करे। अरे छोटू। हाँ पा। अरे फिल्म तो चलो देखा ही जाएगा, पर हम पूछना ही भूल गए कि रोल क्या है तुम्हारा? हमारा रोल पा छोटा सा है, जिला कलेक्टर का। बस इतनी सी थी ये कहानी।